जो ये अधिकारी हैं, नेता हैं, इनको अरबों की संपत्ति है, करोड़ों की संपत्ति है, विदेश में संपत्ति है, काला धन है और आम जनता नालियाँ गलियाँ सड़कें सफाई के लिए तरसती है। विपक्ष के पास कुछ नहीं है। सरकार 10,000 रुपया बांट दे रहा है बिहार में, यूपी में भी इन बहनों को दे दिया जाएगा। भूल जाओ, कभी नहीं। आप मानते हैं कि बिहार में जैसे मास्टर स्ट्रोक खेला गया यूपी में भी खेला जाए? 100%। 2027 का यूपी चुनाव किस मुद्दे पे लड़ा जाएगा और कौन आ सकता है? अरे हिंदू मुस्लिम पे लड़ा जाएगा, बीजेपी आएगा, बात खत्म। गरीब किस बात पे शादी करेंगे, किस बात पे शादी करेंगे? अपना बेटा अपना बेटी का सोना चांदी का इतना महंगा हुआ है, एक नाक का कील भी बनवाना मुश्किल है। लड़का वाले दहेज मांगते हैं, कहाँ से क्या करेंगे? हाथ फैला के मांगने से अच्छा है कि हक के लिए लड़ना। लड़ो। हाँ, हमने मेहनत करी, मरेगा वो भी, गौर करिएगा, मरेगा वो भी जो सरकार का चपलूसी कर रहा है, जिंदाबाद कर रहा है, अब मरेगा वो भी जो विरोध कर रहा है। पूरे यूजीसी लागू होना नहीं चाहिए, दोषी पे कार्रवाई होनी चाहिए। मैं सीधा बोला ना कि हर जाति, हर धर्म, हर एरिया में कुछ जाहिल हैं, किसी एक को टारगेट कर दें कि इस एरिया के सारे लोग अच्छे हैं, इस एरिया के लोग सारे बुरे हैं, इस धर्म के लोग सारे अच्छे हैं। झारखंड जैसे छोटे राज्य हर 5-6 चुनाव में एक विपक्ष जीतेगा। हर पांच दावा है कि छोटे राज्य इनको दे दो, बड़ा राज्य। हाँ, मैं अभी वादा करता हूँ, दावा करता हूँ कि निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनेगी। क्या हम बहन बेटियों के वीडियो दे सकते हैं क्या? एक उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कि अभी इस पेड़ पे कैमरे लगे हैं, यहाँ लोग खड़े हैं, किसी के साथ कुछ गलत होता है, छेड़खानी होता है, तो कैमरा लगाया गया है ताकि पता चले किसने किया। आपको कैसे कह देगा कि बहन बेटियां आती हैं वीडियो नहीं दे सकते? खान सर ने बोला कि हो के वीडियो जो आप नहीं दे सकते। अभी हमारी मौजूदगी उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के लेबर चौक पे है, जहाँ से अक्सर हम आपको खबर दिखाते रहते हैं और लोगों से जानते रहते हैं कि उनकी मजबूरी क्या है। आज हमारे साथ जितेंद्र जी हैं और जितेंद्र जी ग्रेटर नोएडा में नोएडा मिरर नाम से एक चैनल चलाते हैं। और ख़ास बात जितेंद्र जी की ये है कि सोशल इशू की समझ इनको काफ़ी बेहतरीन है। ये चीज़ों पर अपनी बातों को रखते हैं, लोगों से राय जानते हैं। जो आजकल एक ट्रेंड चल रहा है, जीरो सिविक सेंस, लेकिन इनके पास 100% सिविक सेंस है। और लोगों की आवाज़ कैसे सरकार तक पहुँचाई जाए, कैसे पब्लिक डोमेन की आवाज़ अधिकारियों तक पहुँचाई जाए, इनकी समझ इनको है। ना ही ये पत्रकारिता का कोई कोर्स किए हैं, लेकिन शायद जो दिल्ली जैसे बड़े मीडिया चैनलों में बैठे पत्रकार हैं वो नहीं कर पाते हैं। जितेंद्र जी वो काम गांव के क्षेत्र से कर रहे हैं। सबसे पहले तो जितेंद्र जी स्वागत है आपका। आपका धन्यवाद और आपके चैनल को भी धन्यवाद और आपके चैनल के दर्शकों का भी धन्यवाद। जितेंद्र जी, आपका वीडियो काफ़ी लोग देखते हैं, उसमें से एक मैं भी हूँ, मैं भी आपका वीडियो देखते रहता हूँ। सोशल इशू की समझ आपको बहुत है, तो सोशल इशू की समझ तब आ सकती है इंसान को या तो खुद पे गुजरी हो चीज़ें और नहीं तो एक समाज की कल्याण की कल्पना होती है। तो दोनों में से कौन सा चीज़ आपके अंदर है? आपके ऊपर ऐसा कोई चीज़ हुआ, गुजरा, तब आपको इस चीज़ की समझ हुई, या फिर शुरू से एक मन में था कि समाज के लिए कुछ किया जाए? नहीं, बचपन से ही मैंने ये देखा था कि सरकारें किसी पार्टी की हो आती जाती रहती है, लेकिन आम जनता रोजी रोटी के लिए नलियाँ गलियाँ सड़कों के लिए तरसती है। आखिर ऐसी क्या बात है कि वो जो ये अधिकारी हैं, नेता हैं, इनको अरबों की संपत्ति है, करोड़ों की संपत्ति है, विदेश में संपत्ति है, काला धन है और आम जनता नालियाँ गलियाँ सड़कें सफाई के लिए तरसती है। अभी आप लेबर चौक के दिखा रहे हैं। आखिर ऐसी क्या बातें हैं कि अडानी अंबानी की संपत्ति कितना है जो गिनना मुश्किल है, फिर इन आम जनता को ऑन डिमांड नोएडा जैसे सिरमौर जगह में, नोएडा जो पूरे उत्तर प्रदेश को सबसे ज़्यादा राजस्व देता है, सबसे ज़्यादा जनता पे टैक्स भी है, 35,000 से 40,000 करोड़ पर सालाना यहाँ से यूपी गवर्नमेंट को रेवेन्यू जनरेट होता है। जी नहीं, और इन लोगों से किसी से पूछ सकते हैं, ऑन डिमांड 10,000 की भी नौकरी उपलब्ध नहीं है। आखिर क्यों? आखिर क्या देश चला रहे हैं, क्या बना रहे हैं? क्या आपने 2 करोड़ नौकरी की बात करी थी? कहावत है, एक लाइन है कि कहाँ तो तय था चिरागा हर घर के लिए, पर एक चिराग में असर नहीं शहर के लिए। अब नोएडा में 10,000 की नौकरी नहीं दे पा रहे हैं। आम जनता अभी देखिए सुबह 8 बजे से आई हुई है, करीबन 11 बजने को है, 3 घंटे 11:15 लोग खड़े हैं। कुछ अपने औजार वगैरह लेके भी दिखा सकते हैं, कैमरा में बोलेंगे। सारे लोग देखिए यहाँ पे खड़े भी हैं अपने चीज़ों को लेकर। इन लोगों को ऑन डिमांड एक 10-12 हज़ार की भी जॉब नहीं मिल पा रही है। ये और दूसरी, मैं इन लेबरों को भी दिखाता हूँ, इन आम जनता को मैं देखता हूँ। इन लोगों को 2 सलाह देना चाहूँगा, 2-3 बातें जिससे गरीबी मिटाई जा सकती है यदि ध्यान दें। पहला तो आप लोग साफ़ सफाई से रहें, दूसरा किसी प्रकार का नशा ना करें, तीसरा बच्चे कम हो,
चौथा एक सामाजिक दूरी, जो सामाजिक जो कुरीतियाँ हैं से अड्डे बड्डे भोज भात पार्टी मौत मृत्यु भोज शादी में कर्ज लेके खर्च करना वो न करें। तो इन दो चार चीज़। और दूसरी बात, पति पत्नी मिल के कमाएं तो निश्चित तौर पे गरीबी से बहुत बेहतर लड़ सकते हैं। और एक बात और, एक छोटा सा लाइन है कि एक लाइन है कि वो याद आ रही है कि आप पूछ लेते मिजाज मेरा, आप पूछ लेते मिजाज मेरा, बस इतना सा था इलाज मेरा। आम जनता को समस्या का मेन वजह है कि 90% जनता मरी हुई है। इसका मकसद है बच्चे पालना और संपत्ति बनाना। बच्चे कुत्ते भी पाल रहे हैं, संपत्ति तो नहीं बना पाते, अपने बच्चे कुत्ते ही पाल रहे हैं, अपना मकान कबूतर ही बना रहा है। हर इंसान को अपने हिस्से की लड़ाई लड़नी चाहिए। शिक्षा, स्वास्थ्य, महंगाई, बेरोजगारी, महिला सुरक्षा, किसानों के मुद्दे, प्रदूषण, इन चीज़ों पे हर आदमी को आवाज़ उठानी चाहिए। अच्छा जितेंद्र जी, बाहरी दुनिया में जब जाएंगे आप, ग्रेटर नोएडा, नोएडा से बाहर जाएंगे तो ग्रेटर नोएडा, नोएडा को एक अलग सिटी के रूप में लोग देखते हैं, चकाचौंध की दुनिया देखते हैं, बोलते हैं कि बड़ी बड़ी MNC कंपनियां हैं। लेकिन हकीकत है कि हम लोग अभी जहाँ पे खड़े हैं वहाँ पे कम से कम 100 से 150 लेबर ऐसे हैं जो अभी भी रोज़गार की तलाश में हैं। बाकी ग्रेटर नोएडा के गांव-गांव तक आप गए हैं, क्या कुछ ग्रेटर नोएडा में विकास हुआ है या सिर्फ जो बड़ी बड़ी चीज़ें वहीं दिखती हैं? गांव में कुछ डेवलपमेंट हुआ है? गांवों में कुछ नहीं हुआ है। सफाई के लिए तरस रहे हैं, रोजगार तो खैर 2 नंबर पे है, रोजगार के लिए तो चाहिए, सफाई तक नहीं हो पा रही है। ये सिर्फ कुछ मॉल और कुछ बड़े बड़े बिल्डिंग को दिखा के लोगों को बहकाते हैं। विकसित नोएडा मेट्रो से कितने लोगों को है? सबसे पहले दाल रोटी चल जाए हमारे पास, तब तो मेट्रो की बात हो, विकास की बात हो। आप सफाई तक तो दे नहीं पाते और आप मेट्रो की बात करते, तो वो ज़मीनी बात नहीं है, ज़मीनी हकीकत ये है। गाँवों का कुछ भला नहीं हुआ है। 10 सालों में इन्होंने कुछ कानून को ये बेहतर किया है कि ऑन कॉल 5-7 मिनट में पुलिस आती है। मतलब प्रशासन ने कुछ कानून को बेहतर करने के अलावा ज़मीन पे कोई काम नहीं इनके। मतलब योगी जी के राज में कहें तो पुलिस की व्यवस्था जो है वो सुधरी है, थोड़ी सुधरी है। और अपराधियों को, छोटे छोटे अपराध पे भी सिर्फ यहाँ घुटनों से नीचे गोली मार के लड़कियों की वैसी लूट मार हो रही, क्या सुधर? आइए इधर आ जाओ आप आ क्या सुधर रही है? आ जाओ योगी मोदी क्या है? आप आ जाओ, बोलो। हाँ, क्या एक बार अभी यहाँ से आप लोग कह के गए थे कि हम लोग सुधारेंगे, क्या सुधर रही है? कुछ भी नहीं सुधर रही। यहाँ पे लड़कियों को, बेटियों को, बहुओं को सबको छेड़ के जाते हैं। यहाँ पे सब गरीब आदमी यहाँ पे सब घूम रहे हैं। क्या कर रही है पुलिस? कौन लोग होते हैं जो छेड़ के जाते हैं? ये सब पुलिस वाले हैं जो गांजा वगैरह बेचती हैं। औरतें क्या कहते हैं, बहुत सी गांजा वगैरह बेचती हैं, उनको सबको मान के चलो। यहाँ पे दूसरे इंसान बदनाम होते हैं, जो अच्छी औरतें उनके साथ में वो भी बदनाम होती हैं। क्या ये सब गरीब आदमी क्या कहते हैं? कुछ भी सुधारता नहीं है। और क्या है, अपनी ये सब काम के लिए मजदूर आदमी जो काम करने जाते हैं उनका है क्या कहते हैं, तो वो लोग क्या कहते हैं, अपने मान के पैसा भी मार लेते हैं। आदमी पैसा नहीं देते, दिन भर काम करा लेते हैं। और महंगाई इतनी बढ़ा दी, इतनी सारी महंगाई बढ़ा दी, क्या कहते हैं कि सारे आटा जो लेने जाते हैं उसको ही मन पता है। योगी जी कहते हैं कि महंगाई बढ़ा है तो रोजगार भी तो बढ़ा है, पैसे भी तो बढ़े। बढ़ाया, गरीब के लिए कोई रोजगार नहीं बढ़ाया। गरीब आज जहीं के वहीं है, वहीं पे ही गरीब के लिए कोई रोजगार नहीं। ये बड़े आदमी के लिए रोजगार बढ़ा है। देखा तुमने, गरीब आज भी तसला डालते हैं, आज भी तसला ढोकर डालते हैं। कोई गरीब के लिए कोई रोजगार बताइए? जब जानते हैं एक गरीब के लिए कहीं कहीं कुछ दे दे, एक आध झुग्गी का प्लॉट दे दे। बड़े बड़े आदमी तो बिल्डिंग बना रहे हैं, एक गरीब के लिए, एक परिवार के लिए एक कमरा की जगह दे दे कहीं पे। जब जानते हैं हम गरीब के लिए कुछ कर रहे हैं। तो जितेंद्र जी इनके बातों से आप कितना सहमत? ये इनके बातों से मैं सहमत हूँ, 90% सहमत हूँ, इसमें कोई शक नहीं है। सोना चांदी इतना महंगा हो रहा है, बात करेंगे आपसे। सोना चांदी आजकल लड़कियां किस पे गरीब किस बात पे शादी करेंगे? किस बात पे शादी करेंगे? अपना बेटा अपना बेटी का सोना चांदी का इतना महंगा हुआ है, 1 नाक का कील भी बनवाना मुश्किल है। लड़का वाले दहेज मांगते हैं, कहाँ से क्या करेंगे? योगी कुछ नहीं कर रहा है, मोदी ना योगी कुछ नहीं कर रहा है। सब बड़े बड़े आदमियों का रोजगार है, यहाँ पे गरीब के लिए कोई अहमियत नहीं है। मतलब अगर संक्षेप में हम कहें इनकी बातों को, तो गरीब अभी भी दिन के दाना पानी के लिए रोजमर्रा की जिंदगी जी रहा है। कल का क्या होगा इसको नहीं पता है। बड़ी बड़ी कंपनियां लगी हैं, लेकिन इन लोगों को क्या फायदा हुआ है आपके सामने प्रत्यक्ष रूप से पारदर्शी है कि क्या हुआ है। क्या पर कैपिटा इनकम है, एक आदमी की इनकम पूरे देश के एवरेज मिला जाता है तो मात्र 7,500 रुपये आता है। वो इनकम कैसे मिला जाता है? ये मैडम है यदि तो बाय द वे मान लो कि 20,000 कमा रहे हैं तो इनको 4 घर में है तो एक आदमी को 5,000 पड़ा, तो पूरे देश के 90% लोगों की इनकम 7,500 है। अब 7,500 के किराए में कमाई में वो किराया क्या देगा, राशन क्या खाएगा, बच्चों को क्या पढ़ाएगा? और कल के डेट में ये बहन बोल रही हैं कि बच्चों की शादी के लिए सोना तो ना मिलने में ही आपको सजा होगी।
सोना क्या, सोना चांदी का नाम मत लीजिए आप। गोल्ड मोर चलेगा? कुछ नहीं, वो कुछ नहीं मिलना है, आप चिंता न करें। और जिस प्रकार के मैं देख रहा हूँ महंगाई, बेरोजगारी और मंदी तीनों कंपटीशन में है। प्रदूषण तो खैर सब एक बड़ा मुद्दा है ही, बहुत बड़ा मुद्दा है दिल्ली एनसीआर और दिल्ली। हाँ। मोदी गरीब आदमी के लिए एक मिनट दे रहे आप। देश से बाहर जा रहा है। ठीक है जी, एक मिनट आपसे बात क्या कर रहा आपसे बात करेंगे, एक मिनट। तो जिस प्रकार से महंगाई, बेरोजगारी, मंदी का दौर चल रहा है, हमें पूरा भरोसा है 2 से 3 साल में बांग्लादेश जैसी परिस्थिति हो जाएगी। लोग लाठी लेके या कटोरा लेके सड़क पे आ जाने, कहीं कुछ नहीं है। बहुत बड़ी बात कर रहे और हैं। एक मोदी जी दावा कर रहे हैं कि देश की सबसे बड़ी चौथी अर्थव्यवस्था बना देंगे। आप बोल रहे हैं कि फ्री में राशन क्यों दे रहे हैं? क्यों कर जरूरी बात आप करते हैं? यदि वो चौथी अर्थव्यवस्था है, आप एक बात बताइए, आप कह रहे हैं कि मेरे पास बहुत संपत्ति है, आपका बच्चा भंडारे में लाइन लग के खाना मांग रहा है, और 5 किलो से एक महीने सवाल है ना, तो ये सब चीजें वो सिर्फ बहकाने वाली बात है, जमीन पे कुछ नहीं है। तो इसका असर क्या, क्योंकि यूपी देश का सबसे बड़ा राज्य है और यहीं से तय होता है केंद्र की राजनीति, तो यूपी में अगले साल चुनाव भी है, तो इन सब चीजों का असर यूपी चुनाव में देखने को मिलेगा? नहीं, मैं अभी आपके चैनल से बता दे रहा हूँ माध्यम से, यदि जीवन के मोड़ पे अगली बार मिलेंगे दोस्त से मिल सकते हैं। उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में बहुमत से बीजेपी की सरकार बनेगी। ये ईवीएम से, वोट चोरी से, और 4 चीज़ें मैं रख देना चाहता हूँ 4 तरीके से। ईवीएम को छोड़ दो, पहली तो दोष दूंगा विपक्ष को, पूरे साल 5 साल गाली देते हैं ईवीएम, बाद में ईवीएम से चुनाव लड़ लेते हैं। ठीक है, ईवीएम से साफ कहते हैं कि यदि तुम ईवीएम से चुनाव लड़ोगे हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन चार चीज़ें बता दे रहा हूँ जिसके वजह से ये चोरी का तरीका है। पहला तो कि ये डिजिटल डाटा नहीं देते हैं सरकार। एक मिनट, सरकार से जो चुनाव आयोग, इतना बढ़ा दिया सोना चांदी का, चुनाव आयोग, मैडम चुनाव आयोग डिजिटल डाटा नहीं दे रहा है। तो अब योगी के, मोदी के जो समर्थक हैं वो कहेंगे जहाँ पे कांग्रेस की महागठबंधन की सरकार बन रही है वहाँ ईवीएम पे सवाल नहीं हो रहा है, लेकिन जैसे बीजेपी जीत रही है तो सवाल उठने लग रहा है। उसका एक जवाब है, आप इसीलिए तो कहते हैं क्या कर रहा है। आपके 4 बच्चे हैं, आप चॉकलेट बांट रहे हैं, बगल में एक पड़ोसी का बच्चा खड़ा रहेगा तो अपने को 2-2 दीजिएगा, तो एक उसको भी दीजिएगा, समाज में दिखाना है। झारखंड जैसे छोटे राज्य हर 5-6 चुनाव में एक विपक्ष जीतेगा, हर 5 दिखावा है कि छोटे राज्य इनको दे दो, बड़ा राज्य। हाँ, मैं अभी वादा करता हूँ, दावा करता हूँ कि निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनेगी। बहुत बड़ी बात कर रहे हैं क्योंकि लोग कहते हैं बंगाल में ममता दीदी के आगे कोई नहीं है। अरे भाई तो मोहम्मद, मैंने क्या बोला, 2 चीजें बताना, एक तो डिजिटल डाटा नहीं देते हैं, दूसरे चुनाव आयोग। मैडम थोड़ा बात कर लें, आपको दिया जाएगा। दूसरी बात क्या है, डिजिटल डाटा देने से मना करते हैं। दूसरी बात, कैमरा लगता है, बूथ पे कैमरे लगते हैं जिससे पता चले कब कितने लोग आए वोट देने। चुनाव आयोग जिसकी बेटी अभी अपना मेधा रूपम अपने जिले के डीएम है, बेहाई से कहता है कि हम बहन बेटियों के वीडियो दे सकते हैं क्या। एक उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कि अभी इस पेड़ पे कैमरे लगे हैं, यहाँ लोग खड़े हैं, किसी के साथ कुछ गलत होता है, छेड़खानी होता है, तो कैमरा लगाया गया है ताकि पता चले किसने किया। आपको कैसे कह देगा कि बहन बेटियाँ आती हैं वीडियो नहीं दे सकते। खान सर ने बोला कि ओयो के भी वीडियो जो आप नहीं दे सकते। 2 बात ये हो गई। तीसरी बात, चुनाव आयोग के एक विशेष प्रावधान करके ऐसा कर दिया कि उस पर केस ही नहीं हो सकता, यानी कि वो अमर, अपनी मर्जी, जिसकी लाठी उसकी भैंस। कमेटी है उसमें 3 लोग बीजेपी के। हाँ, और तीसरी बात, ये जो पहले जो चुनाव आयोग का गठन होता था, एक प्रधानमंत्री, एक एलओपी और तीसरा होते थे सुप्रीम कोर्ट के जज। इन लोगों ने घाल मिल करके सिस्टम बदल के सुप्रीम कोर्ट के जज को बाहर कर दिया। अमित शाह जी अंदर, सुप्रीम कोर्ट के जज बाहर। अब तो सीधी बात है, एलओपी जाते हैं, वे मूर्ख हैं, एलओपी को नहीं जाना चाहिए। जब 2-1 में जाना है तो वहाँ कुछ नहीं मिलना है, नहीं तो जाना ही नहीं चाहिए। हम कहते हैं कि विरोध के तौर पे हम बाइकआउट तो कर सकते हैं, विपक्ष को ईवीएम का बाइकआउट कर देना चाहिए। राहुल गांधी, एक लाइन, राहुल गांधी, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव ये भूखे नहीं मर रहे हैं कि चुनाव लड़ रहे हैं। प्लेइंग लेवल फील्ड होता है। अभी 2-3 साल पहले का मामला है, एक अपनी बहन थी विदेश में क्रिकेट खेलने गई थी, 1.5-2 किलो वजन था, ज़्यादा 50 किलो का लेवल था, रेसलिंग था। कौन फोगाट थे, विनेश फोगाट थी। तो रात भर कसरत करके उसने किया तो भी 150 ग्राम वजन था ज़्यादा। उसने बाल कटवा ली कि वजन बराबर, फिर भी 50-60 ग्राम वजन ज़्यादा रह गया, तो वो खेल से बाहर हो गई। इसे कहते हैं सच्चाई वाला खेल। विपक्ष के पास कुछ नहीं है, सरकार 10,000 रुपया बांट दे रहा है बिहार में, यूपी में भी इन बहनों को दे दिया जाएगा। भूल जाओ, कभी नहीं। आप मानते हैं कि बिहार में जैसे मास्टर स्ट्रोक खेला गया जीजू के साथ, बेईमानी को मास्टर यूपी में भी खेला जाए 100%, वो भूल जाए।
मैं अखिलेश यादव को, यहाँ के जो सुधीर भाटी हैं उनको कहता हूँ, राजकुमार भाटी को कहता हूँ, ये लोग सिर्फ ड्रामेबाजी कर रहे हैं। यदि लड़ना है ईवीएम हटा के लड़ो। तो वहीं तो बीजेपी कहती है कि अगर इनको दिक्कत है ईवीएम से तो चुनाव के बाद क्यों रोते हैं, पहले ही बाइकआउट कर दें। हाँ, ये बात है, वहाँ सही कर रहे हैं। मैं किसी पार्टी का समर्थक नहीं हूँ, मैं लोकतंत्र का समर्थक हूँ, मैं संविधान का समर्थक हूँ। आपको संतुष्टि नहीं हो रही है, एक छोटा और उदाहरण देता हूँ, जिसको बचपना कहिए। आपकी हमारी कुश्ती है, हमें पूरा हक है कि कुश्ती से पहले चेक करें कि आपने कोई गोली तो नहीं खाई, कोई सुई तो नहीं लिया, कोई पीठ में तेल तो नहीं लगाया। हम कन्फर्म यदि हमें लगेगा कि आपने पीठ में तेल लगा रखा है, हम मना कर देंगे और बाद में पटका देंगे, बाद में भाई ने तो तेल लगा रखा, पहले क्यों नहीं चेक किया, पहले नहीं चेक किया। ये सब चीज़ें हैं, बहुत बुरा दौर चल रहा है। अच्छा जितेंद्र जी, अभी एक देश में बहुत मुद्दा चल रहा है यूजीसी को जितेंद्र जी कैसे समझते हैं, क्या लागू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? देखिए, लागू होना चाहिए। बराबर संविधान में सबका अधिकार बराबर है। अपराध में जाति धर्म एरिया नहीं देखा जाए, अपराध को अपराधी कहा जाए। हर जाति, हर धर्म, हर एरिया में कुछ जाहिल लोग हैं, उसके वजह से बदनाम है। वरना कोई जाति ऐसा नहीं है, कोई धर्म ऐसा नहीं है, कोई एरिया ऐसा नहीं है जिसमें सारे लोग जाहिल हो। कुछ लोगों की वजह से पूरी कौम, पूरे लोगों को निकालना चाहिए या सब पे अटैक करना चाहिए, सबको टारगेट करना चाहिए? नहीं, जो अपराधी हैं, जो गलत हैं, कानून जुर्म साबित होता है ना। और रही बात, सबसे बड़ी बात है अपराध साबित होने का। शर्जील इमाम, एक और कौन है वहाँ जो जेल में बंद है, जो जेएनयू का मामला है, 5 साल से उसको जेल में बंद रखे हैं। सबूत दे के फांसी दे दो, 20 साल का कैद दे दो। 5 साल से बिना सबूत के सिर्फ गिरफ्तार करके रखे हो, क्या मामला है? ऐसे संविधान बचेगा? मैं उसका समर्थक नहीं हूँ, लेकिन जो देरी हो रही है, एक कहावत है, छोटी बात, देरी से असंतोष बढ़ता है। देर से इंसाफ मिलने से का मतलब होता है इंसाफ नहीं मिला। आप 5 साल में आप सबूत ढूंढ के जेल दीजिए, उसको छोड़ दीजिए। 5 साल से किस जुर्म में उसको सजा करें? क्या जुर्म है? जुर्म है तो एक उसके जो धारा लगता है जिसमें 20 साल का हमारे, फांसी दे दो ना। हम ये नहीं देखें वो हिंदू मुसलमान से मतलब नहीं, गलत किया उसको फांसी दे दो, हमें कोई दिक्कत। लेकिन 5 साल तक आप उसको सड़ा रहे हैं बिना जुर्म के, जुर्म साबित हुए, क्या मतलब है ये? तो यूजीसी आपके हिसाब से नहीं लागू होना चाहिए, जो लोग दोषी हैं उन पे कार्रवाई होनी चाहिए, यूजीसी की वजह से सभी लोग पीसेंगे। हाँ, दोषी पे पूरे यूजीसी लागू होना नहीं चाहिए, दोषी पे कार्रवाई होनी चाहिए। मैं सीधा बोला ना कि हर जाति, हर धर्म, हर एरिया में कुछ जाहिल हैं, किसी एक को टारगेट कर दें कि इस एरिया के सारे लोग अच्छे हैं, इस एरिया के लोग सारे बुरे हैं, इस धर्म के लोग सारे अच्छे हैं, ये ऐसी चीज़ नहीं होती। अच्छा जितेंद्र जी, लास्ट सवाल, उसके बाद हम लोगों से बात करेंगे। आपकी थोड़ी जर्नी जानना चाहेंगे, क्योंकि आप पत्रकारिता करते हैं और पिछले 1 साल में आपने ग्रेटर नोएडा में काफ़ी अच्छी पत्रकारिता की है और जो जनता के मुद्दे हैं उसको आप अधिकारियों तक और सरकार तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो पत्रकारिता में आने से पहले आप क्या करते थे? हमारा मैं गिग वर्कर था पहले और अभी भी करता हूँ, और पत्रकारिता दिल के लिए करता हूँ। मेरे को इससे कुछ मिलता नहीं है, लेकिन यहाँ संतोष होता है। जब अंग्रेज देश में आए थे तो चंद अंग्रेज थे, देश की आबादी थी 32 करोड़। 32 करोड़ लोग खड़ा हो कैसे कह देते कि अंग्रेज चले जाओ तो चले जाते, और 32 करोड़ गोली लेके नहीं आए थे। लेकिन 90% लोग, कुछ लोग उसकी नौकरी कर रहे हैं, कुछ लोग जिंदाबाद कर रहे हैं, जिसका नतीजा है कि 200 साल रहा जा। आपको जिसको वोट देना है, जिस पार्टी को, वो दीजिए, लेकिन हर इंसान के हाथ में सोशल मीडिया है, मोबाइल है, वोट दीजिए, किसी का गुलाम मत होइए। सरकार वोट किसी को दो, लेकिन जो सरकार सवाल करे ना, लिया हक के लिए वोट दो, अपने हक के। और 90% आदमी, हर आदमी के हाथ में मोबाइल है, अपने एरिया का बेरोजगारी का, नलियाँ गलियाँ सड़कें, इन मुद्दों को उठाना करें, सरकार को सांस लेना, दम जीना मुश्किल हो जाएगा और देश बदल जाएगा। आप जो रील देखते हैं, जो वीडियो बनाते हैं, जो डांस करते हैं, उसके बजाय अपने आसपास के मुद्दे को उठाएं और आम जनता को जागरूक करें। यही लड़ाई है, ये भी एक लड़ाई है। जैसे वो भगत सिंह में लड़ाई नहीं दे सकते, आप जंतर मंतर नहीं जा सकते, जान नहीं दे सकते, पर अपने आसपास की समस्याओं को, जरूरतमंदों को कह सकते हैं। आखिर क्यों बात है? एक लाइन है कि भय बिन होई न प्रीति, नेता अधिकारी के पास संपत्ति इतना जिसका कोई जवाब नहीं, आम जनता 2 टाइम रोटी के लिए भी तरस रही। कितना ये सामाजिक जो असमानता है, आर्थिक असमानता और सामाजिक असमानता, इसको दूर करने के लिए हर आदमी को अपने हिस्से की आवाज़ उठाना चाहिए। आपके हिसाब से हाथ फैला के मांगने से अच्छा है कि हक के लिए लड़ना? हक के लिए लड़ो। हाँ, हमने मेहनत करी, मरेगा वो भी, गौर करिएगा,
मरेगा वो भी जो सरकार का चपलूसी कर रहा है, जिंदाबाद कर रहा है, अब मरेगा वो भी जो विरोध कर रहा है। आप जिन दुनिया में आए हैं तो आप अपने हक के लिए लड़े, समाज के लिए लड़े। आपको पहले ही बता चुका है, अपना बच्चा कुत्ता भी पाल रहा है, अपना मकान कबूतर भी बना रहा है। आपको अपने पेट पर चलाते चलाते साथ में समाज के लिए भी लड़ाई लड़नी चाहिए, वही जिंदगी की सफलता है। उम्मीद करते हैं कि आप ऐसे ही ग्रेटर नोएडा के लोगों की आवाज़ उठाते रहेंगे बिना किसी अधिकारी से डरे और बिना किसी पॉलिटिक्स प्रेशर के दबाव में। क्यों डरे? हम आवाज़ उठाएंगे तो कोई मार देगा। अमर करने का रास्ता बता दो, किसका तलवा चाटे कि अमर हो जाए। एक बताओ, किसी पार्टी का, किसी नेता का, किसी अधिकारी का चरण में लोटे तो अमर हो जाए। हम छोड़ देते हैं पत्रकार तो आपके कहने पे, लेकिन गारंटी दीजिए अमर हो जाएंगे क्या? मरना है ना, मरेगा वो भी जो सरकार का जिंदाबाद कर रहा है, मरेगा वो भी। वो एक लाइन है, कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं हो सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यार। आपने पत्थर उछाल दिया है, अब सिक्का मैदान में है, जंग मैदान में अपने हिस्से की लड़ाई लड़ना है। आपको मतलब जम्मू कश्मीर जाके नहीं बोलना है, लेकिन ये तो हम बोल सकते हैं कि जम्मू कश्मीर के पीड़ितों को न्याय मिले। उत्तर प्रदेश के उस बहन के साथ इंसाफ होने चाहिए। अब एक छोटा उदाहरण दे रहा हूँ, बात निकलती है तो दूर तक जाती है। अभी अरावली का मामला लीजिए, आम जनता ने सोशल मीडिया पर आवाज़ उठाई, अरावली का मामला रुका। कुलदीप सेंगर जैसे बलात्कारी का मामला उठाया, उसको तो आपको आप इतना तो कह सकते हो ना अपने बिजी समय में निकाल के, हाँ जी हमें आवाज़ उठाना है। बाकी आपको समय और पैसे की कमी मरते दम तक रहेगा, समय और पैसे के। इसी दरमियान आपको आम जनता के लिए भी आवाज़ उठाना। जाते जाते एक लास्ट टिप्पणी ले लेते हैं, 2027 का यूपी चुनाव किस मुद्दे पे लड़ा जाएगा और कौन आ सकता है? अरे हिंदू मुस्लिम पे लड़ा जाएगा, बीजेपी आएगा, बात खत्म। हिंदू मुस्लिम पे लड़ेगा, मुद्दा है ही नहीं। जो मेन मुद्दा है शिक्षा, स्वास्थ्य, महंगाई, बेरोजगारी, महिला सुरक्षा, किसानों के मुद्दे, प्रदूषण। एक और बार मैं बोलता हूँ, यहाँ के सांसद जो हैं महेश शर्मा हैं, तीसरा टर्म है उनका, 11-12 साल हो चुके हैं। पहले बार स्वास्थ्य मंत्री भी पर्यावरण मंत्री भी रह चुके हैं। उन्होंने नोएडा के किसी मीडिया ने आज तक उनसे प्रदूषण पे सवाल किया कि आपने इन 11 सालों में नोएडा, गाजियाबाद, दिल्ली जो पहुंचते हो सवाल नहीं करते हैं, हमें मौका नहीं मिलता है। मौका मिलेगा, काहे ना मौका मिलेगा, घेर लेंगे, ऐसी क्या बात है। चलिए जितेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए, और ऐसे ही जनता की आवाज़ को बुलंद करते रहिए। ठीक है, धन्यवाद आपका। चलिए अभी हम जितेंद्र जी के साथ थे और एक खास एपिसोड देख रहे थे, जर्नी उनका, और कैसे उन्होंने पत्रकारिता में कदम रखा और कैसे लोगों की मुखर आवाज़ बने। बाकी आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप बने रहिए नेक्स्ट ब्रॉडकास्ट के साथ। कैमरामैन प्रियांशु के साथ मैं सुमन उपाध्याय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।